Dear students, welcome to ATP स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर AKS अमित कुमार सिंह। आज अपन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ एडवांस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या है, जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है और दो दो चीजें हैं भाई। बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग में टिपिकल एग्जांपल्स अपन लेंगे, फिर अपन बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन अगर मैं सीधे बोलूं, मोल की जगह इक्विवेलेंट कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। तो अपन क्या है, थोड़ा सा इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एडवांस बात करेंगे अपन। तो आप ध्यान से समझना। देखो, जो अपन जिन एग्जांपल्स की बात करें अपन, जैसे अपन बात करें, ठीक है, तो इवन ऐसा भी होता है इसके अंदर। पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं, जैसे Fe 0.8O कि सर क्या ऐसा कंपाउंड होता है? बिल्कुल होता है ऐसा कंपाउंड, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है भाई, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे Fe2O3 में एक आयरन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया, X, वैसे ही यहां पर भी एक आयरन का आपने कितना मान लिया, X। तो 0.8 -2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन कितना आ गया, 0.8, 20/8 आ गया। तो ये x इज इक्वल टू आ गया +2.5। ठीक है, तो अगर अपन कुछ क्वेश्चंस को देखें कॉम्प्लिकेटेड, या ये कहें कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाई अगर आपसे ये बोला गया कि एक कन्वर्जन आपको ये दे रखा है Fe 0.8 से O से, आपको Fe2O3 दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट वेट Fe 0.8O इसका कितना होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक बड़ी समस्या रहती है, पर अपन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाना है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अपन, इसके सॉल्यूशन पे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो क्या है, जो 0.8, मतलब मुझे पता चल गया कि Fe का 0.8O, इससे जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है Fe2O3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 से +3, कितने का इंक्रीज है, 0.5 का। तो जनरली स्टूडेंट इक्विवेलेंट वेट क्या बोल देता है, m अपॉन 0.5। ठीक है, कि सर 2m ऑप्शन में भी मिल जाता है, पर अपने को पता है 0.5 का चेंज तो पर एटम था, यहाँ एटम कितने, 0.8, तो ये 0.8 हो गया। तो जो रिजल्ट आएगा m/0.4 आ जाएगा। तो ये 10/4, 2.5 m। तो जो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, अपन सही लिखें तो इक्विवेलेंट वेट इज 2.5 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरा, आप ये क्लियर रखें कि ऐसे कन्वर्जन भी हो सकते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन। कई बार आजकल तो ऐसा चल रहा है कि हाँ, कंसेप्चुअली एक ही क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके पास। देखो, ये बात करते हैं अपन सेकंड नंबर। पहले आपको उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं SCN-। ठीक है, आपको पता होना चाहिए OCN- तो आपके पास क्या होता है, साइनेट आयन। अगर O की जगह सल्फर लगा दिया तो इसको अपन बोलेंगे थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और ये कितना आ गया आपके पास, -1। ठीक है, ये -1। अब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, उससे अपन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहां पर आ गया आपके पास, ये सॉरी, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी आपके पास, वो कार्बन की तुलना में किसकी ज्यादा है, सल्फर की। तो यहां आ गया -2, ये +2, ये -2, ये +2। तो फाइनली आप क्या बोलोगे, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 आ गया, कार्बन का +4 आ गया, एंड नाइट्रोजन का कितना आ गया, -3। ठीक। अब वो कहता है कि किसी कन्वर्जन, किसी रिएक्शन के अंदर आपका K4Fe SCN होल 6, ठीक है,
ये किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग ये चेंज हो रहा है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये Fe+3 में चेंज हो रहा है, ये SO4 -2 में चेंज हो रहा है, ये CO3 -2 में चेंज हो रहा है, और साथ में NO3 -1 में चेंज हो रहा है। आपसे पूछा गया है इस कंपाउंड का, बेटा ध्यान दें, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इस रिडॉक्स चेंज के अंदर। देखो ये क्या है, आपको एक तो एक क्वेश्चन कवर होगा, दूसरा आपका क्या है, जो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल पक्कों में कर देगा, उसको स्ट्रांग करेगा आपकी, ठीक है। आप ध्यान देना, देखो क्या है, मैंने कहा यहाँ पोटेशियम से लेना देना नहीं है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा अगर मैं देखूं तो मैं यही बता देता हूँ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2। सल्फर का मैंने देखा तो यहाँ कितना था, -2। कार्बन का देखा तो ये कितना था, +4। नाइट्रोजन का देखा तो कितना था, -3। अब ध्यान देना, जो आयरन में इंक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर, +1 से कितने का, सॉरी +2 से +3, 1 का इंक्रीज है, और एक ही आयरन है। अगर मैं सल्फर में बात करूं तो इसके अंदर भी क्या है, इंक्रीज है, -2 से कितना हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो -2 से कितना हो रहा है, +6। टोटल इंक्रीज कितने का आ गया, 8 का आ गया। और कितनी सल्फर है, 6 सल्फर है, तो 8 × 6 आ गया। कार्बन में +4 से +4, ये +4 है, कोई चेंज नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का देखें अपन तो -3 से कितना हो रहा है आपके पास, +5, तो ये इंक्रीज, ये भी 8 का है और ये भी 6 है, तो आपके पास टोटल ये 48 आ गया, ये 48 आ गया, टोटल इंक्रीज ये आ गया 1+। तो ये जो टोटल आपके पास इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 + 48 + 48, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इवन ऐसा भी क्वेश्चन होता है, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट वही का वही चलता है। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एक ये खास बात और देखनी है। फिर आप ध्यान देना, हाँ, अब क्या है, अपन बात करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। बेटा आप सुनना ध्यान से, रिडॉक्स टाइट्रेशन अगर एडवांस के हिसाब से बात करें अपन, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 के जो चेंजेस हैं, KMnO4, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में जो चेंज होता है वो Mn+2 में होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये MnO4 -2 में चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि वीक बेसिक मीडियम की बात करें या फिर न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो ये MnO2 में चेंज होता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, ठीक है, तो एक तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो K2Cr2O7, ये आपके पास केवल एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, क्रोमियम+3 में चेंज होता है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, एक आपको बार बार वर्ड मिलेगा FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, FeSO4 पॉइंट NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6H2, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जब भी चेंज होता है तो फेरस वाला पार्ट किस में चेंज होता है, फेरिक में चेंज होता है। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये कुछ चीजें भाई, KMnO4 का एसिडिक बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में, तो इनके जब कुछ अच्छे क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चन टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको क्या है, पहले एक रिएक्शंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाएंगे। तो मैं पहले ना आपको रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, KMnO4, ठीक है,
इसकी रिएक्शन दे रखी है H2C2O4। बेटा अब ध्यान देना, ठीक है, इसमें इसको मीडियम देने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपको दे रखा है KMnO4 KMnO4 प्लस आपको दे रखा है इसने, सॉरी ठीक है, इसने आपको दे रखा है KI दे रखा है और एसिडिक मीडियम दे रखा है। अब सुनना आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KMnO4 दे रखा है और आपको दे रखा है KI, लेकिन कौन सा, आइदर बेसिक मीडियम दे रखा है या फिर न्यूट्रल मीडियम दे रखा है, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको दे रखा है KMnO4 ले लें, इसकी जगह K2Cr2O7 ले लेते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं। आपको फेरस ऑक्सलेट दे रखा है, मतलब FeC2O4 दे रखा है और साथ में मीडियम दे रखा है एसिडिक मीडियम, यहां दे रखा है एसिडिक मीडियम। आपको दे रखा है KMnO4 दे रखा है और फेरिक ऑक्सलेट दे रखा है Fe2C2O4 होल थ्राइस दे रखा है और साथ में एसिडिक मीडियम दे रखा है। बेटा देखो, जब तक आप रिएक्शन को प्रॉपर वे में नहीं करोगे, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो आपकी रिएक्शन आएगी वो ध्यान देना, आप रिएक्शन क्या आएगी आपके पास, देखो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में चेंज होगा Mn+2 में, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में चेंज होगा Mn+2 में, KMnO4 का बेसिक मीडियम बोले या न्यूट्रल मीडियम बोले, तो वो जो चेंज होता है ये चेंज होता है MnO2 में। तो बेटा ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। तो पहले इन रिएक्शन को कंप्लीट करें, तो ये जो ऑक्सलेट आयन है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, CO2 में, I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, लेकिन बेसिक मीडियम में I- को ये आयोडेट आयन में IO3-, बेटा मैं लिटरली बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपैरेटिव कंपैरिजन के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप मेमोराइज करेंगे इसको। अब देखो फेरस ऑक्सलेट है, तो फेरस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक में, और ऑक्सलेट को किसमें करेगा, CO2 में, ये आपको पता होना चाहिए, और खुद Mn+2 हो जाएगा। फेरस को किसमें ऑक्सीड, देखो अब अगर फेरिक है ना तो फेरिक फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब इसका मतलब इसमें केवल ये वाला पार्ट रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये बनेगा CO2 और ये खुद हो जाएगा Mn+2 में। तो देखो अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ नहीं सर ये आप जो बता रहे हो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहले अपन रिएक्शन में ही कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शंस देखते हैं, तो आप एक्स्ट्रा रिएक्शंस में देखें। ये 4 हो गई थी शायद, जो भी नंबर है 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपको दे रखा है KMnO4 दे रखा है और साथ में ये दे रखा है, मान लो फेरस सल्फेट दे रखा है, FeSO4 दे रखा है, आपको FeSO3 दे रखा है, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सारी बात ध्यान से, आपको फेरिक सल्फेट दे रखा है, Fe2SO4 होल थ्राइस दे रखा है, आपको दे रखा है फेरिक Fe2 और ये SO3 और ये दे रखा है होल थ्राइस। अब सुनना आप मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, जब तक ये कन्वर्जन्स प्रॉपर नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कन्वर्जन कैसे करोगे आप ध्यान देना मेरी बात पे। तो यहां पर सल्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल फेरस वाला भाग किसमें बदलेगा, फेरिक में। यहां पर दोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये किसमें बदलेगा, फेरिक में, और ये किसमें बदलेगा, सल्फेट में। यहां पर सल्फेट नहीं होगा, फेरिक भी नहीं होगा, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, मतलब KMnO4 ना तो फेरिक को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना सल्फेट को, तो उसमें कुछ और दे रखा होगा जिसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब अगर मैं इसी रिएक्शन में ये बोल दूं कि इसी रिएक्शन में कि बेटा एक मिक्सचर है FeSO4 और एंड इसका, तो ये वाला पूरा का पूरा, आप सुनना मेरी बात, बकायदा क्वेश्चन बनता है, ये पूरा का पूरा किसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, रिडॉक्स में पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, केवल ये वाला पार्ट किसमें फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट Fe+3 में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो यहां जो फेरिक है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ये जो
सल्फाइड है वो SO4 माइनस 2 में फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी हिसाब से अपन क्या लेंगे, इसके वैलेंस फैक्टर लेंगे और फर्दर क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास इसी तरीके से बेटा नाइट्रेट के भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जनरली जो सल्फेट और ऑक्सलेट वाले क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। और ये सब तो आपको पता ही है, मैंने लिखाया भी है आप लोगों को। SN+2 को SN+4 में, Pb+2 को ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे Pb+4 में। ठीक है, फिर कुछ बड़ी फेमस सी रिएक्शंस होती हैं, ये भी मतलब ये टिपिकल नहीं है बेटा। KMnO4 है, H2O2 है, एसिडिक मीडियम की ये बात कर रहा है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H2O2। KMnO4 तो किस में चेंज हो जाएगा, Mn+2 में। तो ये तो क्या है, +7 से, ठीक है, +2, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो H2O2 का 100% क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो H2O2 ऑक्सीडाइज होके जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। फिर आप ध्यान देना, एक और रिएक्शन ध्यान रखेंगे, जैसे PbS प्लस H2O2। बेटा इसको भी इसका एक पार्ट मान लें, मतलब इस रिएक्शन को आप याद करें। अगर जेई एडवांस के हिसाब से अगर अपन एडवांस प्रॉब्लम की, तो ये रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, आपको याद करनी चाहिए कि ये जो PbS है ये ऑक्सीडाइज होता है PbSO4 में। तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन होता है H2O में। ठीक है, तो इस वाले में ये किसकी तरह काम में लेता है, रिडक्शन की तरह काम में लेता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, फिर मैं आपको इसी में एक एडवांस लेवल की बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, आप सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। ठीक है, देखो क्या होता है, ये आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, हालांकि ये 12th के पी ब्लॉक में है, पर आप इसको रिडॉक्स का पार्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा, मैं जो आपको बता रहा हूं, ओजोन, ठीक है, O3, ये क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बकायदा पूछा जा रहा है आजकल, और सुनना मेरी बात ध्यान से। O3 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA का सेल्फ क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इसकी जो बिहेवियर की रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है इसकी O3 प्लस, खुद का रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बना लेता है O2 प्लस ऑक्सीजन -2। बेटा ये रिएक्शन अब बड़े काम की है। ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, आपको पता है कि ये एक क्वेश्चन है जो कि मतलब स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो सब सही है, अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ। देखो O3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें से तीनों ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, देखो 0 से 0 में चेंज ही हो रहा है, केवल एक ही ऑक्सीजन O से O-2 में चेंज होती है। एक ही ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बेटा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताता हूँ, करेक्ट बेटा सुनना ध्यान से, करेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन इज R। ये जेई एडवांस में मोर देन वन करेक्ट की फॉर्म में पूछा जाता है। पहला आपको ये दिया गया PbS प्लस O3, इससे इसने बनाया PbSO4 प्लस O2। अभी समझ में आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर इसने बोला ये भी PbS प्लस O3, इससे बनाया इसने PbSO4 प्लस O2। अभी मैं इसको बैलेंस करके लिखता हूँ। फिर इसने रिएक्शन लिखी PbS प्लस O3, इससे बनाया इसने PbSO4 प्लस O2। फिर एक और रिएक्शन लिखी, इसने लिखा PbS प्लस O3, इससे बनाया PbSO4 प्लस O2। बेटा अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो पहले वाली रिएक्शन के अंदर इसने क्या किया, यहाँ 2 कर दिया, ये 6 हो गई। इसने कहा क्या ये बैलेंस रिएक्शन।
फिर इसने कहा 4, यहाँ 2 कर दिया इसने, 2O2, ठीक है। ये आपके पास 4 8 आ गई, ठीक है। यहाँ इसने 3 कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गई 4, मान लो यहाँ 4 कर देते हैं ये, ठीक है। 12 आ गई PbSO4 और यहाँ पर 4, हाँ यहाँ इसने कर दिया 4O3, ये आ गई है आपके पास 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूं तो 6 10, 4 लिख दूं, ये 4 कर दिया इसने, ठीक है। अब ध्यान देना, और इसी तरीके से और भी, मतलब इसने क्या किया, और भी बैलेंसिंग दे दी। मान लो और भी बैलेंसिंग, अपन क्या है मेन कंसेप्ट पे आते हैं। भाई स्टूडेंट कहता है, मैं एज ए स्टूडेंट आपको बताता हूँ, वो कहता है सर ये सही तो है O3, बेटा मेरी बात सुनो, अगर इसके अंदर टोटल 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, आप सुनना मेरी बात, टोटल कितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2। जब ये O-2 देगा तो 2 ओजोन से 2 ही O-2 मिलेंगे, मतलब 4 O-2 में कन्वर्जन नहीं होगा। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस है, पर ये बैलेंस नहीं है। 4 ओजोन से 4 मिलेंगे और ये अब क्या है, बैलेंस्ड। आपको ये बात आनी चाहिए समझ, बेटा यही खास बात है। या किसी रिएक्शन में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, कुछ और लिख दूं, तो ये तो अपन ने बैलेंस करके लिखी नहीं। मेन इन दो में आपको मेरी बात आ गई होगी समझ, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अगर आप ऐसा लिखते हैं इसका मतलब आप कहेंगे सर देखने में कहीं कोई गलती नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से, पर मैं एज ए मतलब क्या है कि आपको ये गलत बता रहा है आपको कि ओजोन, पहली रिएक्शन आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। ओजोन का जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है कि टोटल 6 में से 4 ऑक्सीजन O-2 की फॉर्म में निकल रही है, बेटा ऐसा होता नहीं है। और पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में आप आज ही जाके O3 की रिएक्शन देखना, उसमें ये रिएक्शन मिलेगी। और आपको कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा बैलेंसिंग में, क्योंकि वो बैलेंस करके उसने ऐसे ही 4O2 करके लिखा हुआ है, तो आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने कहा हाँ ठीक है सर बैलेंस्ड है। पर कभी आप सोचना यहाँ 2 और 1 से भी काम चल सकता था, पर ऐसी बैलेंसिंग नहीं दे रखी, उसने बैलेंसिंग यही दे रखी है क्योंकि वो बताना चाह रहा है आपको कि ओजोन का जब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है तो 2 ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक ही ऑक्सीजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, O-2। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं अपन इसके बाद। हाँ, अब क्या है इसी में अपन बात करते हैं। देखो मेन क्या है रिडॉक्स में, रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करें अपन, तो आपको अपन जो फॉर्मूला यूज में लेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन, देखो क्वेश्चन में हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर एक एक जनरल क्वेश्चन तो एक एक का मिलेगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप सुनना मेरी बात, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1, मतलब एक 2 है, अगर मान लो 2 है, ठीक है, तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कुछ नहीं, बहुत आसान सा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो किसी रिएक्शन में KMnO4 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, K2Cr2O7 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो कन्वर्जन है वो चेंजेस हो रहे हैं अपने पास, तो अपन ये वाला इसके ग्राम इक्विवेलेंट, मान लो ये FeSO4 है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फेरस को फेरिक में चेंज कर रहे हैं, तो आप दोनों का जो जो सेम बिहेवियर के होंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सम कर दोगे। मान लो 3 है तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट का सम करके और उधर रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट का सम कर दोगे और इक्वल कर दोगे। ग्राम इक्विवेलेंट का मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अपन क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट के जो फॉर्मूले यूज में लोगे, ये स्पीड के लिए इक्विवेलेंट वेट, आप फॉर्मूला यूज में लोगे मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, आप फॉर्मूला यूज में लोगे N इंटू VmL अपॉन 1000, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो N इंटू V लीटर। तो बेटा ये ग्राम इक्विवेलेंट के आपको फॉर्मूले यूज में लेने,
तो अपन क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखेंगे तो अपन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ध्यान दो, देखो मैं इसके लिए आपको है ना सबसे पहले थ्योरी बता देता हूँ। देखो आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए KMnO4 का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, K2Cr2O7 के क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए ग्राम, जिन दो की बात कर रहा है उन दो के क्या इक्वल कर लो, ग्राम इक्वल, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला काम देखो, ये दे रहा है आयरन ऑक्सलेट, बट आप सुनना ध्यान से, KMnO4 की रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं सीरियसली बोलूं ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, अगर मैं बहुत रेयरली ऐसा बोलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, पहला काम क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट करना। आयरन 2 मतलब फेरस ऑक्सलेट, बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रॉपर फॉर्मूला ही नहीं लिख पाते, Fe2O4 कौन से मीडियम में बात कर रहा है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको पता होना चाहिए KMnO4 फेरस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक में। ऑक्सलेट को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, CO2 में, तो अपन इसको ऑक्सीडाइज करेंगे CO2 में। और KMnO4 रिड्यूस होगा आपके पास किस में, Mn+2 में। ठीक, अब ध्यान देना बेटा आप मेरी बात पे, देखो KMnO4 इसकी एक तो मॉलरिटी पूछी है और एक वॉल्यूम पूछा है। यहां पर आपको दे रखा है 0.1 m एंड 25 ml दे रखा है आपको। अब सुनना मेरी बात, अब देखो मैंने आपको बताया था जिन दो की बात कर रहा है, इन दो की वैल्यू पूछ रहा है, जिन दो की बात कर रहा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ले ले। ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले, बहुत स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और आगे भी अपन यूज में लेंगे। देखो आप ये याद करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, N इंटू VmL अपॉन 1000 एंड N इंटू V लीटर। बेटा ये आपका काम रहेगा कि आप ये फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लें। अब सुनना आप मेरी बात ध्यान से, देखो क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम की बात है और वॉल्यूम ml में है, तो फॉर्मूला जो अपन यूज में लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, N इंटू VmL अपॉन 1000, और यहां भी फॉर्मूला क्या रहेगा, N इंटू VmL अपॉन 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना मच बेटर रहेगा। अब नॉर्मलिटी की बात करें बेटा, तो पहले 1000 तो कैंसिल आउट हो गए। मुझे पता है कि जो नॉर्मलिटी होती है वो मॉलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होती है। वैलेंस फैक्टर बेटा पहले वाले केस में वैलेंस फैक्टर, देखो फॉर्मूला आ गया, मैं इसके बाद फॉर्मूला यूज में ले रहा हूं, मॉलरिटी m इंटू वैलेंस फैक्टर, तो m इंटू ये +7 से किसमें चेंज हो रहा है, +2 में, वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 5, ये m5 आ गया, VmL आ गया। ठीक है, दूसरे वाले केस में मॉलरिटी दे रखी है 0.1। अब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, देखो मैं अलग कलर का पेन यूज में लेता हूं, ध्यान से देखना, फेरस +2 से कितना आया, +3, 1 का इंक्रीज, इसमें इंक्रीज कितने का आ रहा है आपके पास, 1 का आ रहा है। ऑक्सलेट में +3 से +4, यहां कितने का इंक्रीज आ रहा है, फिर 1 का इंक्रीज आ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए 2 का इंक्रीज, इसका वैलेंस फैक्टर, कोई कहता है सर फेरस से फेरिक में बदला 1 आया, या केवल ऑक्सलेट लिया तो 2 आया, नहीं दोनों का सम मिला के जो वैलेंस फैक्टर आएगा वो आपके पास 3 आ गया, और वॉल्यूम इसने दे रखा है आपको 25 ml। अब सुनना मेरी बात है, ये गया 5 टाइम्स, तो m इंटू VmL, इसका मल्टीपल आ गया आपके पास 15, 1.5। ठीक है, बट अब ये ऑप्शन का क्वेश्चन होता है,
ऑप्शन से सॉल्व होता है। आप कहेंगे एक इक्वेशन से दो वेरिएबल, तो बेटा वो तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए, हम ऑप्शन से चेक करेंगे। m और VML का मल्टीपल 1.5, तो 15 इंटू 0.1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा? डी। तो उसमें जो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद अपन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये भी क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है। एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट है किसी कंपाउंड में, ऑक्सीडेशन नंबर -n है। तो ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा विजिबल रहेगा आपके पास। ए का ऑक्सीडेशन नंबर ये -n है, ठीक है। ये Cr2O7 -2 से, Cr2O7 -2 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कह रहा है इन एसिडिक मीडियम। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो पता चल गया कि ये क्रोमियम +3 में चेंज होगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट K2Cr2O7 के 1.68 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये मोल्स दे रखे हैं, और इसके दे रखे हैं आपको 3.36 इंटू 10⁻⁻3, ये भी आपको क्या दे रखे हैं? मोल्स दे रखे हैं। ABD, द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए। मैंने कहा बाद में ए का नया ऑक्सीडेशन नंबर अपने को कैलकुलेट करना है। भाई ये जब रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है आपके पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने मान लिया ऑक्सीडेशन में x से वैल्यू बढ़ रही है, जितने से वैल्यू बढ़ेगी वही उसका क्या हो जाएगा? नया ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। x से वैल्यू बढ़ रही है, तो आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि जिन दो की बात कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, उन दो के आप क्या इक्वल ले लो? ग्राम इक्वलेंट्स। मतलब इसके ग्राम इक्वलेंट और इसके प्रोडक्ट भी होता तो भी मैं ऐसे ही कर रहा होता। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ग्राम इक्वलेंट। बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। ग्राम इक्वलेंट के बहुत सारे फॉर्मूले, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक फॉर्मूला मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। जब दोनों तरफ मोल्स की बात है तो मैं जो फॉर्मूला यूज में लूंगा वो मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मैंने फॉर्मूला लिया, मैं लिख भी देता हूँ, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, और यहां भी फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब मोल्स मेरे पास कितने हैं? इसके 3.36 इंटू 10⁻³ वैलेंस फैक्टर x आ गया, ये x लिख दिया। मोल्स कितने हैं? 1.68 10⁻³ वैलेंस फैक्टर मुझे पता है +6 से कितना चेंज हो रहा है? +3, तो 3 का चेंज है, लेकिन 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आ जाएगा? 6 का। ये वैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। x को मैंने सॉल्व किया तो देखो 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1.68 इंटू 6 अपॉन 3.36, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 5, 1.68 और ये गया आपके पास, ये पॉइंट हटा ही देता हूं ना मैं, दोनों के पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। 5 टाइम्स ये गया और 56 आ गया, 56 आ गया। अब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 217, देखो पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है। आना भी, क्योंकि इसमें रिजल्ट क्या है, होल नंबर ही, कोई ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो 3 आ गया। तो आपके पास -n+3 जो नया ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो -n+3 मतलब कौन सा आ गया? 3 देखो दोनों ऑप्शन दे रखे, एक तो 3 - n भी दे रखा है और एक n-3 भी दे रखा है, पर यहाँ रिजल्ट क्या है? -n+3 मतलब 3 - n रिजल्ट आया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको सभी बुक्स में, क्योंकि बहुत पहले IIT रुड़की करके एग्जाम होता था, उसमें आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन कॉमनली सभी बुक्स में गाइड्स में मिलेगा, और थोड़ा क्या है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स विथ परमैंगनेट आयन
बाई चांस इसने बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस नहीं भी दे रखी होती तो अपने लिए इश्यू नहीं है, अपन तो जिन दो की बात कर रहा है उन दो को ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ KMnO4, तो बेटा देखो मैंने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 और ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल ले लिए मैंने, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, जिन दो की बात कर रहा है, जिन दो की बात कर रहा है। अब मुझे पता है ग्राम इक्विवेलेंट के, आप कहोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट के मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये और भी चैप्टर में आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। देखो सीधे सीधे ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, N इंटू VmL अपॉन 1000। लास्ट वाले की बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन होता है तो वॉल्यूम लीटर में रेयरली गिवन होता है, ठीक है। अब ध्यान देना आप कितना इजीली अपन सॉल्व करेंगे। KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाया, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम की बात है तो N इंटू VmL अपॉन 1000 लगा दिया। यहां भी मैंने फॉर्मूला क्या लगा दिया, N इंटू VmL अपॉन फॉर्मूला क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया। 1000 कैंसिल आउट हो गए, नॉर्मलिटी तो मॉलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, KMnO4 की मॉलरिटी 0.0162 इंटू, बेटा ये +7 से किसमें चेंज हो रहा है, +2 में, तो वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन ml KMnO4, ये VmL में पूछा हुआ है इसने, ठीक है। और यहां पर नॉर्मलिटी इसकी दे रखी है आपको कितनी, 0.022। देखो ये चेंज होगा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 में, एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, दो कार्बन के लिए दो का चेंज, तो ये 2 आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया, 25 आ गया। एनीहाउ अपन, मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें अपन टाइम वेस्ट करें, इसको सॉल्व करने से क्या है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। या आप ये देखें VmL, चलो देख लेते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 50 हो गया, 0.022 इंटू 10 आ गया, ये आ गया 0.162 इंटू 5 आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो VmL आ जाएगा, ठीक है, ये अच्छा ये 50 आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेटा, 5 से कैंसिल आउट हुआ, 10 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 VmL, ठीक है। एनी हाउ कैलकुलेशन है बेटा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, 220/162, ठीक है, और कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना इसमें, ठीक है। तो एनी हाउ आप तो एक काम करना है, इसको भी नहीं, आप यहां से ये कैलकुलेशन देख लेना। कुल मिला के दोनों के अपन ने क्या किए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ले लिए N इंटू VmL अपॉन 1000, N इंटू VmL अपॉन 1000, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका वैलेंस फैक्टर KMnO4 का कितना आया, 5 आया। जितनी भी मॉलरिटी दे रखी थी 0.0162 और वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 5, इसी का वॉल्यूम पूछा है। फिर इस वाले की कितनी दे रखी थी, 0.022, वैलेंस फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा था, 25। तो इससे जो नई वैल्यू है VmL में आ जाएगी, ठीक है। देखना इसकी कैलकुलेशन देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, KMnO4 रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ MnSO4, ठीक है, KMnO4 X mole of reacts completely with Y mole of MnSO4 in presence of fluoride and to give, बेटा ये रिएक्शन हो रही है MnSO4 से और ये बन रहा है आपके पास MnF4। सुनना मेरी बात ध्यान से, KMnO4 के आपको X मोल दे रखे, ठीक है, ये Y मोल दे रखे, ठीक है। देखो ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसने बाई चांस X और Y में, मैं तो ये कह रहा हूं अगर Z मोल पूछ ले, अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं पहले X और Y जो पूछा है उसकी बात करता हूं, ठीक है,
मैंने कहा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट इसका KMnO4 का, ये ग्राम इक्विवेलेंट इसका और ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल ले लिए MnSO4 के, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, और यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया मैंने मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। बट आप सुनना मेरी बात, मोल मेरे को x दे रखे, वैलेंस फैक्टर +7 से कितना हो रहा है +4, कितने का चेंज है MnF4 3 का चेंज है, तो ये कितना आ गया 3, ये मेरे पास y हो गए, +2 से ये भी इसमें चेंज हो रहा है +4 में, कितने का चेंज है इसके अंदर 2 का, तो ये आ गया। तो जो रिजल्ट है, एक रिजल्ट तो आ गया 3x = 2y। बट आप सुनना बाई चांस, ठीक है, देखो ये तो अभी मैं इसका ऑप्शन तो बता ही देता हूं, बाई चांस अगर वो, चलो पहले इसको कर लेते हैं, तो x = क्या आ गया 2/3y, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में हाँ कम ज्यादा का पूछा है, बाकी तो मैच कर नहीं रहा, इसका मतलब हो गया कि भाई अगर 2 होता, डबल होता तो x बड़ा हो जाता, लेकिन 1 से वैल्यू कम है, इसका मतलब x छोटा हो गया, x लेस देन कितना हो जाएगा y, x लेस देन y। तो अभी आंसर जो आ रहा है उसका D आ रहा है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर एक और बात बता रहा हूं जो क्या है आपका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर वो आपसे रिलेशन पूछता x एंड z में, x और z में वो रिलेशन निकालते हैं, तो मैं क्या बोलता, मैं सॉल्व करता, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, मैं करता ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 एंड, ठीक है, आपको थोड़ा आसान दिखाई देगा यहाँ, इक्वल टू में कर देता ग्राम इक्विवेलेंट MnF4। अब मैं क्या करता बेटा, दोनों तरफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, यहां भी फॉर्मूला क्या लगाता, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ये मोल्स में कोई पंगा नहीं, x वैलेंस फैक्टर 5 आ गया, नहीं 3 आया था, वैलेंस फैक्टर 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब खास बात ध्यान देना बेटा, वैलेंस फैक्टर ये Z हो गया इसके वैलेंस फैक्टर में MnF4 के। कोई कहता है कि सर +4 से +2 हो रहा है, मैं 2 ले लेता हूँ, कोई कहता है 3 ले लेता हूँ, कोई कहता है दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस 1 ले लेता हूँ। बेटा ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट हो गई, डिस्प्रपोर्शनेट का जो वैलेंस फैक्टर आता है उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है x1 x2 एंड x1 + x2, ठीक है। ये सीधे शॉर्ट ट्रिक काम करती है, तो एक बार तो 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है, तो बेटा ये आ जाता 2 × 3 और 2 + 3 5, तो ये कितना आता 6/5। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर आता वो कितना आता 6/5 आता, ठीक है। तो Z में और इसमें रिलेशन 2, तो ये आता आपके पास रिलेशन 5x = 2, ये 3 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है 2Z, बेटा ये रिलेशन आता। मतलब अगर ये बाई चांस NF4 और किसी भी इन दोनों में से किसी एक के बीच में रिलेशन पूछता, तो एज ए स्टूडेंट आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, इसको रिवीजन में लेना जरूर, ठीक है, कई बातें आपकी क्लियर होंगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो रिजल्ट है वो कौन सा आएगा आपके पास, डी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, I- + ClO3-, इससे बन रहा है H2SO4 Cl- + HSO4- + I2। बेटा इसमें क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं अपन तो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं अपन। तो बैलेंसिंग आई आपके पास I- + ClO3-, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास Cl- + I2। बेटा वैलेंस फैक्टर आ गया मेरे पास 1 आ गया, इसका +5 से ये कितना आ गया 6, ये इधर ले गया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अदर देन तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये बैलेंसिंग होगी, ठीक है। अब वाटर की बैलेंसिंग, वाटर है क्या इसमें, नहीं है, H2SO4 और एक्स्ट्रा है, देखते हैं ऑप्शन में। अच्छा इसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ रहा है, पहले अपन एक काम करते हैं, वाटर की बैलेंसिंग कर लेते हैं।
3 है तो यहाँ पर कितना आ गया 3H2O आ गया, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 6H प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले तो क्या किया, HSO4 आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ये बात सही है, बी ऑप्शन तो सही हो गया, ए अभी अपन ने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है तो सी गलत हो गया। H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो H2O तो बेटा इसमें प्रोडक्ट बनेगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, डी भी सही हो गया। और अगर अपन यूं देखें कि भाई HSO4 माइनस का, बेटा इसमें अगर H2SO4 ऐड कर दें तो ये किसका काम कर रहा है, इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, और इसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या आ गया, HSO4 माइनस आ गया। तो देखो ऐसे वाले केस में क्या किया करो आप, जो चार्ज है यहाँ पर टोटल चार्ज -6 -7 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, तो ये 6 लगा दो। अब ये 6 लगा दिया, सल्फेट ये है तो यहाँ भी 6 लगा दो। देखो आप ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो जाएगी, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल, भाई मेन जो कोफिशिएंट थे जो रिडॉक्स की बैलेंसिंग से आ रहे हैं 6 1 1 3, ये आपको पता चल गए, बाकी मतलब आप श्योर रहे, आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ये अपने आप ही बैलेंस हो चुका होगा। आप देख लो टोटल चार्ज -7 आ रहा है, इधर भी -7 आ रहा है, आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। देखो 3 है, यहाँ पर 27 है, 24 और 3 27 आ गए। हाइड्रोजन देखें इधर 12 है, इधर 6 और 6, इधर भी 12 है, ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। तो HSO4 माइनस का इसका मतलब अपना ए ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस वाले में भी 3 आंसर सही आ गए, ए बी एंड डी, तो आपका आंसर आ गया ए बी डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको चलो देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन क्या है। ये तो थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है, पैराग्राफ का क्वेश्चन, देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एसिडिक मीडियम, अपन तो एक काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में अपने को रिएक्शन पता ही है कि ये किस में चेंज होगा। तो देखो जो Ba है, भाई जैसे KMnO4 है, ठीक है, वैसे ये वाला कंपाउंड हो गया BaMnO4 होल ट्वाइस। मेनली तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपके पास, जो MnO4 माइनस है वो किस में चेंज होगा, Mn+2 में चेंज होगा। तो ये जो चेंज है रिएक्शन +7 से कितना आ रहा है, +2, 5 का चेंज है। बस थोड़ा सा फर्क ये हो गया कि यहाँ जो मैग्नीज है उसके नंबर 2 हो गए, तो टोटल चेंज 10 का आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, m/10, और कुछ भी खास बात नहीं। तो इसका आंसर कौन सा आ गया आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है। आपको आ रही है मेरी बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe 0.90, ठीक है, K2। अब देखो ये थोड़ी बहुत रिएक्शन आपको दे रखी होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, वैसे तो ये क्या है, कंसेप्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0.90 प्लस K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन कराएंगे। मुझे पता है कि कौन से मीडियम दे रखा है कि एसिडिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, तो ये तो चेंज हो जाएगा क्रोमियम +3 में। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट केवल 0.90 वाले का पूछा हुआ है, इसको नहीं भी आता तो अपने लिए दिक्कत नहीं थी, पर मुझे पता है ये देखो 1 होता तो आयरन क्या होता, +2 में होता, तो अपने को तो और कुछ नहीं करना। अब मुझे पता है कि ये +2 से थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, +2 से किसमें जाएगा, ये फेरस वाला पार्ट किसमें इंक्रीज हो जाएगा, फेरिक में। तो अपन ये बोलेंगे यहाँ जो नया ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, +3। अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ, x इंटू 0.9 -2 = 0, तो x आ गया 2/0.9, बेटा ये मैंने कर दिया 20/9, ठीक है। तो पहली बात तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, बेटा आप सुनना ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर है वो +20/9, इससे इंक्रीज होके 3 हो रहा है, तो डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 - 20/9 आ गया, ये 27, ये जो आ गया मेरे पास 7/9 आ गया।
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहां से यहां जो चेंज हो रहा है उसमें +7/9 का इंक्रीज है। बस यही स्टूडेंट गलती कर देता है, ठीक है। देखो ये एक के लिए 7.9 का इंक्रीज है, यहाँ आयरन कितने हैं 0.9। अब वैलेंस फैक्टर की बात करता हूं मैं, तो देखो इंक्रीज कितने का है 7/9 का। अगर एक के लिए होता तो 1, 0.9 के लिए 0.9, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 10 आ गया। तो वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 7/10। तो मेरे पास इक्विवेलेंट क्या वेट क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्विवेलेंट वेट m अपॉन 7/10 आ गया, 7/10। तो ये 10m बाई कितना आ जाएगा 7। तो 10m/7 मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया है मेरे पास, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा पर, और देखो ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बाई चांस वो तो उसने क्या है पैराग्राफ दे रखा है ना, इसलिए भाई कार्बन का ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेट में ही है। ये तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की रिएक्शन हो गई, तो ये तो और आसान हो गया एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसमें तो क्या है भाई ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है, तो इस रिएक्शन में भाई एक H भी बच जाता तो एक H+ दे रहा होता, अभी दोनों H+ लूज कर रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 आ जाएगा, H2C2O4। टोटल इसको सम करोगे, टोटल सम करोगे तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा आपके पास वो 90 आ जाता है। तो 90/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा पर, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द रिएक्शन Cl2 + S2O3 माइनस स्टार्टिंग विथ 1.5 मोल दिस वन OH। अच्छा ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सारा का सारा क्योंकि तीनों के मोल्स दे रखे, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी लगेगा क्योंकि लिमिटिंग और मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे इसको बैलेंस कर लेते हैं, इजीली बैलेंस हो जाएगी। आप देखो रिएक्शन चेंज करता हूँ कलर, ठीक है। ये आपके पास आ गया Cl2 + S2O3 - 2 प्लस, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास SO4 - 2 प्लस Cl माइनस। बेटा ध्यान देना इसका वैलेंस फैक्टर 2 आ गया, 0 से कितना हो रहा है -1, एक का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। यहाँ +2 से आपके पास कितना आएगा बेटा, यहाँ +2 से +6, ये वैलेंस फैक्टर 4 और 2 के लिए 4 × 2 मतलब 8 आ गया, 2⁸8 आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1�4 लिख सकता हूँ। 1 जो 1 है भाई ये 1⁻² मेरे पास 4 आया, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्लोरीन की बात करूं, पहले इसको बैलेंस करूं तो ये तो मेरे पास 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया मेरे पास। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन बेटा इधर कितने हैं मेरे पास, इधर 3 है, इधर कितने 8 है। तो मैं इधर कितने ऑक्सीजन 5 वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल। कितने का डिफरेंस था एक बार चेक कर लेता हूँ वापस, 3 और 8, ठीक है 5 का डिफरेंस था। इधर मेरे पास क्या आ गया 10H+ आ गया। क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, तो मैंने कहा बेसिक मीडियम में है तो दोनों तरफ +10OH-, ठीक है। इधर भी कितना आ जाएगा 10OH- आ जाएगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर कितना आ जाएगा 5H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंसिंग होगी। मैं इसके नीचे ही सॉल्व करूंगा इसलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। ओवरऑल मैंने अपने मेथड से रिएक्शन को क्या कर लिया बैलेंस कर लिया। अब आगे देखते हैं बेटा आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ Cl2, ये 1.5 मोल है, 0.1 मोल है, और ये मेरे पास कितने मोल्स हैं 3 मोल्स। देखो लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लो मोल में, और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही क्या होगा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैंने 1.5/4, ठीक है, ये आ गया
0.1/1 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 3 मेरे पास कितना आ गया, ये 10, ठीक है। इसको मैं करूंगा तो 4.3, ठीक है, समथिंग 0.3 समथिंग आएगा, ये 0.1 आ रहा है और ये मेरे पास फिर 0.3 आ रहा है। बस सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, मतलब लिमिटिंग रीजन तो मेरे पास ये हो गया। आप सुनना मेरी बात, लिमिटिंग रीजन ये हो जाएगा, ये बात आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब लिमिटिंग रीजन हो गया, अब इसका काम तो खत्म हो गया, ठीक है। मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन डिसाइड होगी। इसके 1 मोल से कितना बनता है 10, तो 0.1 मोल से, बेटा 0.1 मोल से देखो 1 से 10 बन रहा है, तो 0.1 मोल से कितना बनेगा 10 इंटू 0.1, तो इसका 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा, तो 3 माइनस 1, तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, इसके 2 मोल्स बच जाएंगे। मैं आपको बताता हूं पूरे क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, सुनना मेरी बातें। थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया, पर है ना एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा क्वेश्चन में तीनों की क्वांटिटी दे रखी थी और मैंने क्वेश्चन में देख ही लिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ OH माइनस विल बी लेफ्ट। वो लेफ्ट का मतलब ही ये हो गया कि भैया इसका मतलब क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया, तभी तो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट बचेगा, पूरा पूरा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा। मतलब मुझे क्वेश्चन देखते ही मुझे आइडिया लग गया कि भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, मोल वाला कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट और बैलेंस फैक्टर से रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। फिर मोल में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, मोल में जिसमें रिएक्शन पहले से बैलेंस करके दे रखी होगी, इसमें दुगनी मेहनत हो गई। दुगनी मेहनत क्यों हो गई, कि पहले तो रिएक्शन का बैलेंसिंग हो गई, फिर क्या हो गया मोल कंसेप्ट। अपन मानते हैं, मान लो मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग आप सीख ही चुके हो, तो थोड़ी सी नई बात आ रही है मोल कंसेप्ट की। भाई रिएक्शन के अंदर ये बैलेंस रिएक्शन थी, सबकी क्वांटिटी दे रखी थी, तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि रिएक्शन कौन हैंडल करेगा, किससे डिसाइड होगी, तो लिमिटिंग रीजन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू सबसे कम आई, सबसे कम वैल्यू इसकी आई, ये लिमिटिंग, ये डिसाइड करेगा कि कौन कितना खर्च होगा, कौन कितना बनेगा, ये सारा इससे डिसाइड होगा। तो मैंने कहा 1 से 10, तो 0.1 से 1 मोल इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लिए कितने थे 3 मोल, तो 1 ने पार्टिसिपेट किया तो बचे कितने 2 मोल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू का आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ गया आंसर, ठीक है।